बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और पिछले लेक्चर में आपको मैंने समझाया था गॉस थ्योरम क्या है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देख लें, क्योंकि इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं कि गॉस थ्योरम का यूज आप किस लिए कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं आप आर डिस्टेंस पर फ्रॉम अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज। मतलब एक लीनियर चार्ज आपको दिया है, तो आप ये मान लो हमारे पास एक लीनियर चार्ज है, एक लाइन में चार्ज रखा हुआ है और जो चार्ज है वो इनफाइनाइट लेंथ पर है, उसकी लेंथ फिक्स नहीं करना है। तो इनफाइनाइट लेंथ में कोई लीनियर चार्ज है तो उस चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो आपको इसमें फाइंड करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और यहां पर आपको दिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितना दिया है लैम्डा। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको नहीं पता पिछले लेक्चर आप देख लेना। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई एक प्लेन सीट है और सीट पे कोई चार्ज है, तो एक सीट पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक बड़ी सी सीट है और उसके आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो जो डिस्टेंस होगा सीट से बहुत कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एरिया ऑफ दी सीट। अब सीट का एरिया बहुत ज्यादा है और वहां से आपने डिस्टेंस लिया है वो कम लिया है, तो उस केस में हम उस सीट को क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस है, आपने जो पॉइंट लिया था वो सीट से बहुत कम डिस्टेंस पर है एज कंपेयर टू एरिया। अब जैसे मान लो ये पूरा बोर्ड है हमारा, तो बोर्ड का साइज देखिए आप, और मैं कोई पॉइंट इस बोर्ड के बहुत ज्यादा क्लोज ले रहा हूं, तो ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का और बोर्ड का, मान लो आर डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ दिस बोर्ड, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, इनफाइनाइट मान सकते हैं। तो ठीक है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। और डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की हेल्प से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अब ये क्या होता है इसको समझा देंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चन हमारे एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएं। और ठीक है, तो फिर हम क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज। तो एक काम करते हैं, तो मान लो कि यहां पे कोई चार्ज है और मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है। एक लाइन चार्ज लेना है, मतलब लीनियर चार्ज आपको लेना है। तो हमने एक लाइन चार्ज लिया है, लीनियर चार्ज लिया है, और इसकी लेंथ क्या है, तो इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज है। ओके, अब इस चार्ज से इसको आप एक काम करो, स्ट्रेट वायर की तरह समझो, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। तो मान लो कि हमारे पास जो वायर है, जो चार्ज है वो लाइन चार्ज है, तो एक थिन वायर आप समझ लें इसको, और इस पे चार्ज है। तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज मैंने मान लिया। और ये इनफाइनाइट लेंथ तक है, तो दोनों तरफ इनफाइनाइट लेंथ हमें रखना है। तो ये आप देखिए कोई भी लीनियर चार्ज आपको दिया है, लाइन चार्ज हमें गिवन है, स्ट्रेट लाइन चार्ज। और यहाँ पे एक बात लिखी है कि इसकी जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है लैम्डा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो वो आपको दिया है लैम्डा। चार्ज पर यूनिट लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये आपको लैम्डा इसमें गिवन है, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो आपको ये बताना है कि इस लीनियर चार्ज से, तो मान लीजिए कि आप आर डिस्टेंस पर हैं, कितना डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, तो आपको ये बताना है कि आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको आप 3D में एज्यूम करें कि मान लो ये कोई भी लीनियर चार्ज है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, यहां से आर डिस्टेंस पे आप देखेंगे, तो ये आर डिस्टेंस पर पॉइंट यहां भी ले सकते हैं, इस पॉइंट को आप यहां भी ले सकते हैं, इसको इधर भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो जो पॉइंट है वो, ये मान लो हम पे कोई सिलेंडर एज्यूम करो आप,
क्या एज्यूम करें, हम एक सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं। तो जो सिलेंडर की जो सरफेस आपको मिलेगी वो सरफेस इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। मान लो ये चार्ज है और ये जो आपने सिलेंडर एज्यूम किया, तो सिलेंडर की सरफेस का कोई सा भी पॉइंट आप देखें वो इस चार्ज से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, तो वहीं पर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यहां पे हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, और गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। और आपको मैं बता चुका हूं कि गॉस थ्योरम पढ़ाते टाइम कि गॉसियन सरफेस अगर आपका चार्ज लीनियर है तो गॉसियन सरफेस कैसा होता है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, और चार्ज कहां पे रखते हैं, सिलेंडर की एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है, और अगर चार्ज पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लेते हैं। तो अभी हमारा चार्ज देखिए कौन सा है, लीनियर चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए जो गॉसियन सरफेस हम एज्यूम करने वाले हैं वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। चलिए पहली बात। दूसरी बात एक और समझना कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है गॉसियन सरफेस वहां से पास होना चाहिए। तो मैंने आर डिस्टेंस पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब जो गॉसियन सरफेस है वो इस यहां से पास होना चाहिए। ये कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, तो गॉसियन सरफेस इस वाले पॉइंट से पास होना चाहिए। तो सीधी बात है कि आप एक सिलेंडर एज्यूम करो और उस सिलेंडर का जो सरफेस है वो इन पॉइंट से पास होगा जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैंने यहां पर एक एज्यूम कर लिया है गॉसियन सरफेस, और जो कि लीनियर चार्ज के लिए क्या है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। चलिए ये गॉसियन सरफेस मैंने एज्यूम किया, ये क्या है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और चार्ज कहां पर है, एक्सिस पर है। और जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पर है। तो ये हमने मान लिया। तो इसको 3D में एज्यूम करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये एक सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है और इसका रेडियस भी कितना होगा, सिलेंडर का आर रेडियस होगा। ओके, अब हमें एक बात समझना है कि ये गॉसियन सरफेस आ गया। अब इस गॉसियन सरफेस पर हम क्या लगा सकते हैं, गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। और गॉस थ्योरम आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देता है। सभी को पता है गॉस थ्योरम से क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको आप डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए ठीक है, तो अप्लाई कर लेते हैं। इसमें आप चाहो तो लैंग्वेज भी लिख सकते हो, कंसीडर गॉसियन सरफेस, कौन सी लिए, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस हमने स्मॉल आर लिया है एंड चार्ज एट एक्सेस ऑफ सिलेंडर। और चार्ज को कहां पे रखा है, सिलेंडर की एक्सेस पे रखा हुआ है। तो इसमें आप गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो वाई गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम की हेल्प से आपको बताइए क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, और जो कि कितना होता है, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता है। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। तो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, लीनियर चार्ज है तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आएगा, और गॉसियन सरफेस को उस पॉइंट से पास करना है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है।
तो मुझे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था, तो मैंने गॉसियन सरफेस का रेडियस यानी सिलेंड्रिकल सरफेस का रेडियस मैंने r मान लिया, जिससे कि ये कहां से पास होगा, ये सभी पॉइंट से पास हो जाएगा जो इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमने गॉस थ्योरम लगा दिया, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक और तरीका है कि आप फॉर्मूले से फ्लक्स निकाल सकते हैं, और सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो इससे भी आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक तरीके से और फ्लक्स निकाल सकता हूं अपने फॉर्मूले से। चलिए ठीक है, तो सरफेस कौन सा है हमारे पास, देखो, तो हमारे पास एक तो ये सरफेस है, और ये सरफेस कौन सा है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसको सरफेस 1 मान लेते हैं। एक हमारे पास देखो ये वाला सरफेस भी है, इसको हम सरफेस 2 मान लेते हैं, और ये हमारे पास एक थर्ड सरफेस है, इसको हम 3 मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आप फॉर्मूले से फ्लक्स निकालोगे तो यहाँ पे कितना सरफेस होंगे हमारे पास, तो सिलेंडर का एक कर्व सरफेस है, सिलेंडर में क्रॉस सेक्शन वाला सरफेस है सेकंड सरफेस, और थर्ड सरफेस ये भी क्रॉस सेक्शन वाला है, तो 3 सरफेस आपको मिलेंगे, और 3 सरफेस यानी कि 3 फ्लक्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ का फ्लक्स मान लेता हूं मैं φ1, सरफेस 1 का फ्लक्स, सरफेस 2 का फ्लक्स मैं मान लेता हूं φ2, और सरफेस 3 का जो फ्लक्स है उसको मैं मान लेता हूं φ3। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। और यहां पर हम बात करेंगे क्यू इनसाइड। आप बस ये फाइंड करो कि अंदर चार्ज कितना है। ये जो गॉसियन सरफेस का रेडियस r माना था, और इसकी लेंथ को l मान लेना। इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी ना सिलेंडर की, हाइट ऑफ द सिलेंडर या तो h मानेंगे या फिर l मानेंगे, इसको l मान लेते हैं। तो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, तो सिलेंडर के अंदर इस वायर की लेंथ कितनी है, l लेंथ है। तो मुझे जैसे इसकी लेंथ देखा जाए, एक्चुअल में तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। ये जो वायर लिया था या लीनियर चार्ज आपने लिया है, उसकी लेंथ तो इनफाइनाइट है, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर उसकी लेंथ क्या है, तो उसकी लेंथ वही होगी जो गॉसियन सरफेस का लेंथ है। यानी इसका लेंथ हमने l माना है, तो इसके अंदर जो लीनियर चार्ज है वो भी कितने लेंथ में होगा, l लेंथ में होगा। तो मुझे गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज फाइंड करना है, तो बाहर वाले चार्ज से मेरे को मतलब नहीं है, मुझे ये बताना है कि अंदर जो l लेंथ का चार्ज है उसमें कितना चार्ज होगा। चलिए ठीक है, तो आपको पता है कि जो लैम्डा का फॉर्मूला होता है वो होता है Q/L। अगर आपको Q फाइंड करना हो तो लैम्डा इंटू L, यही फॉर्मूला है। कभी भी आपको चार्ज फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से। कौन सी लेंथ, जिस लेंथ पे आपको चार्ज निकालना है। मुझे तो L लेंथ का चार्ज फाइंड करना है, यहां पे मैं लिख दूंगा लैम्डा इंटू L। चलिए ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाते हैं यहां पे। उससे पहले ये समझो, इसका मैंने स्पेशल केस समझाया था आपको कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और एंगल अगर 0 डिग्री का एंगल है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कौन से वाले केस में, थीटा इक्वल टू 0 में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 0, तो फ्लक्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं E के इक्वल, मतलब कोई इंटीग्रेशन नहीं, मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाला हूं। और अगर एंगल कितना हो, 90 डिग्री का एंगल हो, तो जो फ्लक्स होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये कहानी जिसको नहीं पता वो पिछला लेक्चर देख कर आए। अब मेरे को ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने पॉजिटिव चार्ज माना, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा। इसको आप एज्यूम करें 3D में, क्योंकि ये सिलेंडर है। जैसे मान लो ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। इसको मैं डायग्राम में शो नहीं कर सकता, मैंने ट्राई कर लिया कि आप ये मानो कि इस तरफ भी है, इधर भी है, इधर भी है, इस तरफ, तो हर तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये जो लाइन है वो एक्सिस से पास होगी,
तो सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर कोई भी लाइन को अगर सिलेंडर की एक्सिस से आप पास करते हैं तो वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब यहां पर जैसे मान लीजिए आपने कोई एरिया एज्यूम किया, स्मॉल एरिया को आप चाहें तो क्या मान लें, डीए। तो वेरी वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट, मैंने यहां पे डीए मान लिया। अब एरिया डीए है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल टू दी सरफेस। तो सरफेस पे आप क्या ड्रॉ करेंगे, बाहर की तरफ एक नॉर्मल। तो मैंने इस तरीके से बाहर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो मुझे बताइए इससे क्या मिलेगा, डीए वेक्टर मिल जाएगा। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि एंगल तो 0 है। ओके, दूसरी बात कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी सरफेस पर कांस्टेंट आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज से जो सरफेस के सभी पॉइंट आप देखोगे सिलेंडर की सरफेस पर, वो सभी पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। अब डिस्टेंस को आप चेंज नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस का एरिया है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। हाँ, अगर आप डिस्टेंस को चेंज कर दो तो यहाँ पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यहाँ पे अलग मिलेगी, यहाँ पे अलग मिलेगी, लेकिन वो सरफेस के सभी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिल जाएगी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, तो फॉर सरफेस 1, सरफेस 1 में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बताइए, कांस्टेंट है। मान लो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट हो जाएगा। एंड थीटा यानी कि जो एंगल बनेगा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, तो वो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ओके, और अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर जो फ्लक्स बनेगा, यहां पर सरफेस 1 का फ्लक्स यानी कि φ1, उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं EA। ओके, चलिए और समझते हैं। अब देखिए और कौन सा सरफेस है, फॉर सरफेस 2 एंड 3, दोनों का एक साथ देख लो। सरफेस 2 और ये सरफेस 3, अगर मैं यहां पर कोई भी एलिमेंट लेता हूं एरिया का DA और उसका ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो मुझे मिलेगा DA वेक्टर इस तरफ मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो इस तरफ है, तो बीच में बताइए एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर में। एरिया एलिमेंट कट किया, इस पे हमने ड्रॉ किया आउटवर्ड नॉर्मल, तो DA वेक्टर मिल जाएगा, और बीच में एंगल बताइए कितना आएगा, 90 डिग्री का एंगल आएगा। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो कोई एलिमेंट कट किया आपने DA और उसका ड्रॉ किया एरिया वेक्टर, तो ये मिलेगा आपको एरिया वेक्टर। और फिर आप ड्रॉ करेंगे इस पे, ये इस डायरेक्शन में आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल फिर से कितना आएगा, 90 का एंगल आएगा। तो यहां भी एंगल 90, यहां भी एंगल 90, तो ये होगा परपेंडिकुलर। तो फॉर सरफेस 2 एंड 3 जो थीटा है बताइए कितना हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल 90 हो गया। अब जब एंगल 90 है तो आपको तो मालूम है कि 90 डिग्री पर फ्लक्स तो 0 होता है, तो सरफेस 2 का फ्लक्स ये भी 0 आएगा, और सरफेस 3 का जो फ्लक्स है वो भी कितना आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब देखिए आपके पास सारी वैल्यू हो गई, सरफेस 1 का फ्लक्स कितना आया ये, φ2 कितना आ गया 0, φ3 कितना आ गया 0, ये सारी वैल्यू हम इसमें रख लेते हैं। तो φ1 को बताइए कितना लिखेंगे, EA लिख सकते हैं, φ2 को कितना लिखेंगे 0, और φ3 को कितना लिखेंगे 0, और ये क्या चल रहा है लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस खत्म, कुछ नहीं बचा इसमें। अब ये 0 को हटा लो, यहाँ पे हो गया आपका EA। अच्छा एरिया की जगह लिख दूं मैं, यहाँ पे एरिया रख दें, एरिया कौन सा था, सरफेस 1 का एरिया है, सरफेस 1 मतलब कौन सी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये सभी को पता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। अगर सिलेंडर की हाइट h है, रेडियस r है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRh। बट यहां पर मुझे निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो 2π, रेडियस तो मैंने देखो यहां भी r लिया है तो 2πr ले सकते हैं, लेकिन सिलेंडर की हाइट को हमने कितना माना था L, तो यहां हो जाएगा 2πL।
तो मैंने यहाँ पे रख दिया कर्व सरफेस एरिया। सरफेस वन का है, सरफेस वन कौन सी, कर्व सरफेस, तो एरिया भी कौन सा रखेंगे, कर्व सरफेस का एरिया रख देंगे। ये जीरो तो हट गया, ये चल रहा है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर आप देखें तो ये एल डिवाइड में आएगा, तो एल से एल कट जाएंगे। अपन इतनी मेहनत क्यों करेंगे, एल से एल यहीं पे काट दो। अब ये बचा 2 पाई आर, तो मुझे फाइंड क्या करना है बताओ, तो मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ये 2 पाई आर इनटू में है, डिवाइड में भेज दो, काम हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिला वो कितना हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को साथ में रख दिया, आर को अलग कर लिया, कोई दिक्कत। वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो और सिंपल बनाने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर यहां पर होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको मैं के मान लेता। के तो आप समझते ही हैं, के का मतलब क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो क्वेश्चन के जो आंसर आप लिखोगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इससे देखो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो ऊपर हो जाएगा 2 लैम्डा और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर तो पहले से ही चल रहा है। अब ये जो आपको मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह के लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी, तो के लिख दोगे तो ये बन गया आपका 2k लैम्डा अपॉन आर। तो ये कि आपको ये मिल गया फॉर्मूला। तो देख लें एक बार, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो कितना हो जाएगा, तो 2k लैम्डा अपॉन आर के इक्वल आपको मिल जाएगा। तो आसान था, आपको लीनियर चार्ज दिया हुआ था और आपको बताना था कि आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया जो कि सिलेंड्रिकल आएगा, क्योंकि चार्ज हमारे पास लीनियर है, और गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करना है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो मैंने इसको यहां से पास कर दिया, मतलब आर रेडियस का मैंने लिया था और इसकी लेंथ को एल मान लिया। फिर मैंने गॉस थ्योरम को अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फ्लक्स निकालने का एक तरीका और है कि आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन कितनी सरफेस हैं, तो सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, 3 सरफेस हैं, तीनों का अलग अलग फ्लक्स आएगा, तो फाई 1, फाई 2, फाई 3। मैंने सरफेस 1 पे देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी, एंगल 0 था, फ्लक्स को ई ए लिख सकते हैं, स्पेशल केस। सरफेस 2 पे मैंने चेक किया तो एंगल 90 था, सरफेस 3 पे भी एंगल 90 था, दोनों का फ्लक्स 0 हो गया। मैंने ये वैल्यू इसमें रख दी, तो फाई 1 को लिख दिया मैंने यहाँ पे ई ए, फाई 2 की वैल्यू 0, फाई 3 की वैल्यू 0, ये चल रहा था। फिर एरिया रखना था कौन सा, सरफेस 1 का एरिया, और सरफेस 1 तो कौन सा है, सिलेंडर का कर्व सरफेस है, तो इसका एरिया होता है आपका 2 पाई आर एल। यहाँ पे एल का मतलब क्या है, सिलेंडर की लेंथ या सिलेंडर की हाइट, जो भी आप माने। तो एल से एल कैंसिल हुआ, तो आपको ये मिला। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था आंसर, मैंने यहाँ पे 4 में चेंज कर दिया, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हैं, तो 2k लैम्डा अपॉन आर, ये आपको मिल गया फॉर्मूला लीनियर चार्ज के लिए। बट ये चार्ज इनफाइनाइट होगा तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। चलिए अच्छी बात है, तो ये तो आपको मिल गया। तो यहां से एक बात समझ लें कि लीनियर चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से आप नोट कर सकते हैं इस बात को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जैसे जैसे आपका आर डिस्टेंस इंक्रीज होगा, आप दूर जाएंगे तो आर बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे आप आर को डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो अपोजिट चलेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, वैसे भी दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। तो इस टाइप से आपको मिलेगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मान लो ये हमने एक्सिस पे लिया है, अगर आप एक्सिस से दूर जाते हैं तो ऊपर मैं ले रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे ले रहा हूं मैं आर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बना लेना।
तो ये ग्राफ हो जाएगा, इसमें आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करने को भी आता है, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखें कि ऑब्टेन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। मतलब इस बार आपको एक प्लेन शीट दिया है और जो प्लेन शीट है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। तो इनफाइनाइट का मतलब समझिए पहले आप, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई बोर्ड है, ये मान लो आपके पास कोई भी रूम में दीवार वगैरह होगी, तो वहां पर कोई पॉइंट आपको लेना है और जो दीवार के क्लोज होना चाहिए या इस बोर्ड के क्लोज होना चाहिए। अब क्लोज होगा तो डिस्टेंस जो होगा पॉइंट का इस दीवार से या बोर्ड से, वो डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस को मैं आर मान लेता हूं, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, क्लोज रहेगा तो ये डिस्टेंस कम रहेगा। जब इतना क्लोज कर दोगे तो इस डिस्टेंस के कंपेयर में इसका जो साइज है, इस दीवार का साइज या फिर इस बोर्ड का साइज काफी बड़ा हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो बोर्ड है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट लेंथ का या इनफाइनाइट एरिया का हमारे पास बोर्ड आ गया। मीनिंग समझ में आया? इनफाइनाइट का मतलब कि आप डिस्टेंस को कम कर दो। डिस्टेंस जब क्लोज कर दोगे, उसके पॉइंट को क्लोज कर देंगे आप, तो वो ऑटोमेटिक जो सीट का एरिया है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां पर वही मीनिंग निकलेगा इसका। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, तो हमने एक इनफाइनाइट सीट ले लिया। तो मान लो हमारे पास कोई प्लेन सीट है और ये इनफाइनाइट लेंथ का है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसको आप एजूम करें, क्योंकि अच्छा डायग्राम मैं नहीं बना पाऊंगा। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास सीट है और जो कि इनफाइनाइट एरिया का है। तो इनफाइनाइट लेंथ है, यहाँ पर ऊपर भी काफी जाएगा, इधर भी जाएगा। ओके, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास ये कोई भी सीट है और यूनिफॉर्मली चार्ज सीट आपके पास है और आपने कोई भी पॉइंट लिया है। तो पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया, सीट से क्लोज रखना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है, क्लोज रहेगा ये, इसकी लेंथ इनफाइनाइट मान लो। तो ये जो पॉइंट है इसके क्लोज है। आपको ये बताना है कि सीट पे जो चार्ज था, यानी जो सीट है यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, तो इसकी वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मुझे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है किसी एक पॉइंट पे, जो कितना डिस्टेंस पे है। तो मान लो यहां से एक्स डिस्टेंस पर है, तो बताइए एक्स डिस्टेंस पे जो आपने पॉइंट लिया था वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर। तो क्या करें फिर बताइए, हम लगाएंगे गॉस थ्योरम और उसके लिए गॉसियन सरफेस आपको एज्यूम करना पड़ेगा। उसको आप ऐसे समझो कि मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास एक सीट है, हमने यहाँ पे एक होल कर दिया। मान लो इस तरीके से मैंने कोई होल कर दिया इसमें, और एक सिलेंडर को आपने इसमें इंसर्ट किया है इस होल के अंदर से, ठीक है ना। तो सीट में आपने एक एज्यूम करो किस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो मान लो सीट आपके पास है, सीट में आपने एक होल किया, उसमें से एक सिलेंडर को इंसर्ट किया, मतलब एक पाइप मान लो आप, ठीक है। जो पाइप होता है ना, वो पाइप उसकी लेंथ कुछ भी होगी, उसको हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। क्लियर? ठीक है। तो इसके अंदर से पाइप निकलेगा। अब उस पाइप का कुछ पोर्शन आप बाहर रखोगे इस तरफ और कुछ आप रखेंगे इस तरफ। बट याद ये रखना कि जो इस सीट के बाहर आप पोर्शन रखेंगे वो कितना बाहर निकालेंगे, जितनी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो मुझे निकालना है इसको 5 सेंटीमीटर, मुझे फाइंड करना है 5 सेंटीमीटर पे। तो ये जो सिलेंडर बाहर आएगा, वो पाइप जो बाहर आएगा, वो किसकी लेंथ कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर बाहर निकलना चाहिए इस तरफ, और वही 5 इस तरफ निकलना चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन में x मानूंगा, तो मैंने इसको x बाहर निकाला इस तरफ, तो x मैं इस तरफ बाहर निकाल लूंगा। भाई डायग्राम बनाने समझ में नहीं आएगा, वो बनाऊंगा मैं वहां पे। उसको आप एज्यूम करो कि डायग्राम किस टाइप से बन रहा है, बनेगा। सीट है, आपने मान लो इसमें होल कर दिया, एक पाइप को उसमें इंसर्ट किया, तो पाइप का कुछ लेंथ बाहर निकलेगा, और वो लेंथ कितना होगा, जिस लेंथ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जितनी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैंने वो डिस्टेंस x मान लिया कि मुझे सीट से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हमने इसको x मान लिया।
ठीक है, तो x बाहर आ जाएगा और इधर भी x बाहर आ जाएगा, दोनों तरफ बराबर रखना है। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर हम कोशिश करते हैं, एक गॉसियन सरफेस हम क्या लेंगे, सिलेंड्रिकल ले रहे हैं। ओके, ये जो गॉसियन सरफेस मैंने एज्यूम किया है वो सिलेंड्रिकल है, और जितना मैंने इस तरफ बाहर निकाला, तो मान लो ये डिस्टेंस x डिस्टेंस है, तो उतना इस तरफ भी जाएगा ये। अब मैं कोशिश करता हूँ कि डायग्राम थोड़ा अच्छा बन जाए, बट 3D में आपको एज्यूम कर लेना है। तो ऐसा इस तरफ भी बाहर निकल रहा होगा, और ये x डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस भी कितना है, x डिस्टेंस है सीट से। कहानी समझ में आई? ओके, तो ये हो गया गॉसियन सरफेस, और मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सीट से कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पर। वो आप चाहो तो इस तरफ भी मान सकते हो, आपकी ये सीट है, यहां से x डिस्टेंस आप इस तरफ लें या फिर इस तरफ लें, और ये सीट हमारे पास ये दिया हुआ है, और ये किस टाइप का सीट है, थिन सीट है, इसको एज्यूम करना आप। ठीक है, थिकनेस नहीं लेना है आपको इसमें, ये हमने थिन सीट लिया है यहाँ पे, थिन सीट, इस बात को याद रखना, थिन सीट x डिस्टेंस पर। तो मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया, और इस सीट पर जो चार्ज है वो पूरी सरफेस पर चार्ज है, तो उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। तो ये आपको पता है कि सिग्मा क्या होता है, जैसे मान लो क्यू चार्ज है, एरिया ए पर है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं सिग्मा। और कभी आपको चार्ज फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, ए को उधर ले जाएंगे, तो सिग्मा इंटू ए करने से आपको चार्ज मिल जाएगा। और कौन सी सरफेस पर चार्ज मिलेगा, तो जिस सरफेस पे आपको चार्ज कैलकुलेट करना है उसी के एरिया से मल्टीप्लाई कर देना। एरिया से देखो एक बात और है कि मान लो कि सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन आपने लिया था, उस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, ए है। तो ये पूरा सिलेंडर है, तो क्रॉस सेक्शन तो हर जगह बराबर होता है, तो यहां पर भी एरिया ए आ जाएगा, और यहां पर भी एरिया कितना होगा, ए होगा। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सीट है, सीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और मुझे एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, गॉस थ्योरम लगा दिया। उसमें आप चाहो थोड़ा लैंग्वेज लिखो, थोड़ा अच्छा लगता है एग्जाम में। तो कंसीडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए। क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना माना था हमने, ए माना था। ओके, अब हम लगा सकते हैं इसमें गॉस थ्योरम, वाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से अकॉर्डिंग आपको बताइए क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा, और जो कि कितना होता है, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये पुरानी वाली कहानी, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं। अगर मुझे फॉर्मूले से निकालना है तो सरफेस देखना पड़ेगा। तो कौन कौन सी सरफेस है मेरे पास बताइए। इसको मान लो आप सरफेस 1, इसको मानिए सरफेस 2, और ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सी सरफेस है, ये है कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, और इस सरफेस को मान लीजिए 3। तो हमारे पास देखिए 3 सरफेस हैं। तो सरफेस 1 का फ्लक्स मान लो φ1, सरफेस 2 का मानते हैं φ2, और सरफेस 3 का φ3। अच्छा, अंदर चार्ज कैसे निकालेंगे, आपको गॉसियन सरफेस यानी सिलेंडर के अंदर चार्ज निकालना है। तो सिलेंडर के अंदर इस सीट का कितना एरिया है,
तो सिलेंडर के अंदर सीट का ये वाला एरिया मिलेगा आपको, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना माना मैंने, ए मान लिया, तो एरिया ए मिल जाएगा आपको गॉसियन सरफेस के अंदर। तो चार्ज भी हम कितना लेंगे, इस एरिया ए का चार्ज लेंगे, क्योंकि बाहर वाले चार्ज से हमें मतलब नहीं है कि बाहर कितना चार्ज है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस कौन सा चार्ज देखना होता है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज देखना होता है। ठीक है, तो अंदर कितना चार्ज है, तो आप चार्ज फाइंड करने के लिए कर देंगे सिग्मा इंटू ए। यहां लिखूंगा मैं सिग्मा इंटू ए, और अपॉन में बताइए क्या चल रहा है, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पहले की तरह हमें सरफेस 1 को समझना है, सरफेस 2 को देखना है, सरफेस 3 को देखना है। अगर मैं सरफेस 1 की बात करता हूं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यहां पर एरिया ए है, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, एरिया तो हम ए मान चुके हैं पहले, इसका एरिया कितना है, ए है, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये तो एरिया ए है, लेकिन एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, और दूसरी बात कि जो इस क्रॉस सेक्शन पे कहीं भी आप पॉइंट लेंगे वो सीट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। जैसे मान लो ये सीट है, इस सीट से आपने यहां पे कोई सिलेंडर लिया, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस क्रॉस सेक्शन पे आप यहां पे पॉइंट लो, यहां पे लो, यहां पे लो, वो सीट से इक्वल डिस्टेंस पर आएगा, और डिस्टेंस सेम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, इस क्रॉस सेक्शन पर रहेगा बस। अगर आप यहाँ जाओगे तो अलग आएगी, यहाँ पे जाओगे अलग आएगी, लेकिन सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इस तरफ भी वही है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो ये मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये सभी पॉइंट सीट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। दूसरी बात, एरिया तो हम पहले ही ए मान चुके हैं, यहाँ पर एरिया ए है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। ओके, तो आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो, तो 4 सरफेस 1, सरफेस 1 के लिए देखो, और साथ में 2 भी कर लेते, दोनों का सेम चलेगा, 4 सरफेस 1 एंड 2, दोनों को एक साथ देख लो। सरफेस 1 और 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट आएगा, और जो एंगल है वो 0 डिग्री का बनेगा। तो जो फ्लक्स 1 निकालोगे आप, फ्लक्स 1 सरफेस 1 के लिए, वो स्पेशल केस से आप इसको कितना लिखेंगे, ई ए के इक्वल लिख सकते हैं। एंड फ्लक्स 2 जो आप कैलकुलेट करेंगे इस वाली सरफेस का, उसको भी हम कितना लिख सकते हैं, ई ए लिख सकते हैं। अब देखो 4 सरफेस 3, सरफेस 3 की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको मालूम है कि अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां पर अगर आपने कोई एरिया एलिमेंट लिया डी ए और उसका ड्रॉ किया नॉर्मल, तो ये हो जाएगा डी ए वेक्टर। तो आप ये बताइए कि जो डी ए वेक्टर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री। तो सरफेस 3 पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, सॉरी 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर, और एंगल 90 होने की वजह से जो फ्लक्स आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थर्ड सरफेस पर, वो 0 आ जाएगा। तो बस ये सारी वैल्यू हम इसमें रख लेते हैं, ना काम हो गया। तो फ्लक्स 1 की जगह कितना लिखोगे आप, ई ए, फ्लक्स 2 को कितना लिखेंगे हम, ई ए, और फ्लक्स 3 0, और इधर क्या चल रहा है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताइए ई ए प्लस ई ए कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई ए, और ये चल रहा है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ए से ए कैंसिल कर सकते हैं क्या, ए को उधर भेजेंगे डिवाइड में पहुंचेगा, ए से ए कैंसिल हो गया, और तो इस 2 को ले जाइए यहां पर, तो ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको मिल जाएगी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और समझ लें कि इनफाइनाइट एरिया की जो शीट है उसकी वजह से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसको लिखता हूं फिर समझाता हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिपेंड ऑन एक्स, एक्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि मान लो हमारे पास ये सीट है और ये इनफाइनाइट लेंथ की है, मतलब आप इसके क्लोज हैं। अगर क्लोज में पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, यहाँ रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वही मिलेगी, सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखें, ये फॉर्मूला आपके आगे काम आएगा, कैपेसिटर पढ़ाएंगे जब आपको काम आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो इसको याद रखें। थिन सीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ये देख लें। तो ये एक्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो ठीक है, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल एंड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है? देखो सेल का मतलब कुछ नहीं है, ये जो हॉलो स्फीयर होता है उसी को हम सेल बोलते हैं। तो आप ये समझो सेल का मतलब क्या है, हॉलो स्फीयर है। तो हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर पे जो चार्ज होता है वो चार्ज कहाँ पे आता है? तो चार्ज रेसाइड्स ऑन दी सरफेस ऑफ दी स्फीयर। स्फीयर की सरफेस पे चार्ज होता है। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं चार्ज कहाँ पे आता है। देखो आपके पास कोई स्फीयर है, स्फीयर है या कोई भी सिलेंडर है, दो टाइप का आपको मिलेगा, स्फीयर या सिलेंडर। तो कौन कौन से दो टाइप का मिलेगा? देखो कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना। तो स्फीयर हो सिलेंडर हो आपको दो ही टाइप के मिलेंगे, या तो ये कंडक्टिंग होंगे या फिर नॉन कंडक्टिंग होंगे। और कंडक्टिंग में भी अगर आप जाओगे तो आपको फिर से दो टाइप का मिलेगा। तो कंडक्टिंग में हो सकता है कि हॉलो हो या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सॉलिड। और जो नॉन कंडक्टिंग है वो भी दो टाइप का हो सकता है, या तो बताइए कैसा हो, हॉलो हो या फिर वो सॉलिड हो सकता है। यही टाइप मिलेंगे। तो आपके पास कोई भी स्फीयर है सिलेंडर है तो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, और कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में भी क्या, हॉलो या फिर सॉलिड। अब बात यह है कि मान लो आपके पास कोई भी स्फीयर है, अब ये जो भी है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, तो सर चार्ज कहाँ पे हुआ? आपने मान लो इसको क्यू चार्ज दिया। अगर आप इसको क्यू चार्ज देते हैं तो वो क्यू चार्ज कहाँ पे जाएगा? क्या ये क्यू चार्ज इसकी सरफेस पे रहेगा? मान लो हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे रिसाइड करेगा, कहाँ पे आपको मिलेगा? ये सरफेस के ऊपर मिल जाएगा। ये मान लो कोई स्फीयर था, उसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर की सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने मान लो क्यू चार्ज दिया इसको और ये चार्ज सरफेस पे ना होकर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो देखिए दो केस हो सकते हैं। आपने चार्ज अगर दिया किसी भी स्फीयर या सिलेंडर में तो चार्ज या तो सरफेस पे रिसाइड कर जाएगा या फिर हो सकता है कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो आपको ये समझना है कि ये चार्ज कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा या फिर वॉल्यूम में रहेगा। तो बड़ा सिंपल है। अगर आपके पास कंडक्टिंग है कोई भी चीज, स्फीयर या सिलेंडर, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, तो चार्ज हमेशा कहां पे होता है? सरफेस पे होता है। तो यहां मिलेगा सरफेस पर चार्ज। वॉल्यूम पे चार्ज नहीं आएगा, पूरी सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। और सॉलिड में भी क्या होता है? सरफेस पे होता है, चार्ज रिसाइड ऑन दी सरफेस। तो यहां पे मैंने सरफेस पे चार्ज लिया है, तो यहां पर हमने
वॉल्यूम पे चार्ज लिया है। अब बात आती है नॉन कंडक्टिंग की। अगर कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है या फिर सिलेंडर है तो चार्ज कहां पे रिसाइड करेगा? क्या उसकी सरफेस पर होगा या फिर वॉल्यूम में चार्ज रहेगा? तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉन कंडक्टिंग का हॉलो है तो वहां पे चार्ज सरफेस पर होता है। किस पे होता है? सरफेस पर। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग का सॉलिड वाला केस हुआ तो चार्ज सरफेस पे ना होकर किस में हो जाता है? वॉल्यूम में हो जाता है। तो आप देख लो, सिर्फ एक यही वाला केस है जिसमें वॉल्यूम में चार्ज होता है। तो चार्ज वॉल्यूम में कौन से वाले केस में आता है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। नॉन कंडक्टिंग अगर सॉलिड में है तो जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा चार्ज। तो यहां पे हमें लगाना पड़ता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो कहानी समझ में आ गई आपको? बस एक यही केस है नॉन कंडक्टिंग का सॉलिड वाला जिसमें चार्ज वॉल्यूम में होता है। बाकी आप सब देख लो, इन सब में आपको सरफेस पे चार्ज मिल रहा है। ठीक है। और ये जो सेल आपको दिया है क्वेश्चन में कि आपको सेल के लिए डेरिवेशन करना है, तो सेल का मतलब क्या होता है? हॉलो। तो हॉलो में देखो कोई सा भी हो, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग का हॉलो हो या कंडक्टिंग का हॉलो है, तो चार्ज सरफेस पे ही लेना है। तो कोई टेंशन नहीं है, सेल वाले केस में चार्ज सरफेस पे आएगा। इसको मैं स्टार्ट करता हूं। तो ये तो समझा दिया मैंने, टॉपिक था एक कि चार्ज कहां पे रिसाइड करता है। बाकी अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहां पर हमें एक सेल लेना है। सेल का मतलब क्या है? एक हॉलो स्फीयर लेना है। स्पेरिकल सेल है तो एक आपको हॉलो स्फीयर लेना है। डायग्राम थोड़ा नीचे बनाएंगे अपन। तो डायग्राम अच्छा लग रहा है आपको? चलिए ठीक है, नहीं भी लगे तो काम चला लेना आप। तो ये मान लो स्फीयर का सेंटर है। इसको सर्कल मत समझना, ये एक स्फीयर है और ये स्फीयर का सेंटर है। चलिए ठीक है। और पहला केस जो आपसे बोल रहे हैं कि जो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अंदर फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या है? एक स्पेरिकल सेल है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और चार्ज कहां पे आएगा बताइए? अभी पढ़ाया था मैंने, हॉलो है तो चार्ज कहां होगा? सरफेस पर होगा। तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज मत लेना, गलत हो जाएगा। चार्ज इसकी सरफेस पर आएगा। ठीक है। और ये जो स्फीयर आपने लिया था, इसका कुछ रेडियस भी तो होगा। इसके रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर। ये हमने रेडियस मान लिया। तो यहां पे आप चाहो थोड़ा लैंग्वेज लिख सकते हो इसमें। कहां लिखें? यहां लिख दें, कंसीडर a hollow sphere of radius capital R uniformly charged distributed on surface of sphere। तो स्फीयर की सरफेस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पे क्या है? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इसमें क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। चलिए, ये तो हमने क्वेश्चन समझा दिया। अब इसका पहला केस ये है कि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो इनसाइड दी सेल, यानी कि आपको स्फीयर के अंदर फाइंड करनी है। तो अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं। पहला केस समझते हैं, केस 1। चलिए केस 1 से स्टार्ट करेंगे। तो केस 1 में हमें एक पॉइंट लेना है कि लेट
P is any point at distance small r, कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई आपको एक पॉइंट लेना है, और ये कहां होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, पहला केस इनसाइड दी सेल। तो हमने ये जो डिस्टेंस है वो कम लिया है ताकि ये बाहर ना जाए, अंदर ही पॉइंट रहना चाहिए। तो ये मान लो पॉइंट P है, वो ये कहां पे है, इस सेल के अंदर है, और इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना मान लिया, r मान लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू कैपिटल R से कम होगी। तो ये कौन सा केस हो गया, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, क्योंकि हम इनसाइड की बात कर रहे हैं, तो अंदर ये जो डिस्टेंस है कम होगा और ये रेडियस ज्यादा होगा। तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ये पहला केस है। मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट P पर, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है। कैसे निकालें, तो आपको मालूम है कि आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। तो यहां पे मैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को एज्यूम करने जा रहा हूं, और वो इस गॉसियन सरफेस कहां से पास होना चाहिए, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे पास होना चाहिए। तो एक गॉसियन सरफेस आप मान लेना, इसमें ये बना लिया मैंने गॉसियन सरफेस, जो कि क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान लिया। ओके, तो कंसीडर spherical Gaussian surface of radius small r। ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आपने माना है, यानी स्फीयर जो माना है, उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है, बस। अब आप इसमें लगा सकते हैं क्या, गॉस थ्योरम। तो वाई गॉस थ्योरम, तो बताइए गॉस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं। गॉस थ्योरम आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना होगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगा। अब आप मेरे को ये बताइए कि गॉसियन सरफेस जो आपने यहाँ पे स्फीयर मान लिया, स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है। हमने जो भी चार्ज इस पे दिया था, मान लो Q चार्ज, वो तो इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सेल जो हमारे पास हॉलो स्फीयर था, यानी कि सेल उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो अंदर जो आपने एक स्फीयर माना था, उसके अंदर कितना चार्ज होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं मिलेगा, तो Q इनसाइड यहाँ पे 0 हो जाएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E इंटू ए। स्पेशल केस अगर आप याद रखें तो यहां पर अंदर चार्ज 0 है, तो आप रखो 0, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका ई ए, और 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एरिया तो 0 हो नहीं सकता, आप चाहो तो ए को नीचे भेज दो, तो 0 को डिवाइड करोगे ऐसे आंसर 0 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी यहाँ पे 0। तो इस कहानी से क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई भी हॉलो स्फीयर है या कोई सेल है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस आपको मैंने समझा दिया। अब हम समझेंगे सेकंड केस। तो देखिए सेकंड केस में क्या होगा, पहले डायग्राम बनाता हूं मैं सेकंड केस के लिए। इस अंदर वाली सरफेस को हटा दो आप, क्योंकि इस बार हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वो सेल के बाहर करेंगे। तो बाहर हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया है, ये मान लो ये कोई भी एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, और सेंटर से जो डिस्टेंस हमने लिया है स्फीयर का, यानी रेडियस जो हमने लिया था, वो स्मॉल r फिर से लिया है। बट इस बार क्या है कि पॉइंट बाहर लिया था हमने, एनी पॉइंट P, पॉइंट बाहर है,
तो जो डिस्टेंस होगा सेंटर से स्मॉल आर वो कैपिटल आर से इस बार ज्यादा होगा। तो केस 2 में आप क्या लिखोगे कि लेट P इज एनी पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, लेकिन इस बार जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा होगी। तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो कंसीडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। आप फिर से लगाएंगे गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम से आप फ्लक्स इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं है, देखो कोई कहानी है फिर से, लेकिन इस बार हमें यह बताना है क्यू इनसाइड, अंदर चार्ज कितना है। बताओ कितना चार्ज है अंदर। यहां पर अंदर जो भी चार्ज है, हमने मान लो क्यू चार्ज इसको दिया, तो जितना भी चार्ज आप दोगे तो पूरा चार्ज इसके अंदर रहेगा। तो आप क्यू इनसाइड की जगह पे आप क्यू लिख सकते हैं, तो हम क्यू लिख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने कोई और तरीका है? बिल्कुल है, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। मान लो ये पी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, तो ये मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर जो गॉसियन सरफेस पर आप एक एरिया मान लो, एरिया एलिमेंट डी, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो डीए वेक्टर यहाँ पे आएगा। ये सभी को मालूम है, कई बार कर चुके हम ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, और एरिया वेक्टर जो आपको मिलेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा पूरी सरफेस पर। ये जो आपने गॉसियन सरफेस माना था, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, उस पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कांस्टेंट एट गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है एंड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ई ए लिख सकते हैं, स्पेशल केस ई इंटू ए। और क्यू इनसाइड कितना है? क्यू, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमने इसको क्यू चार्ज दिया था। इसमें कैपिटल क्यू रख सकते हैं, स्मॉल क्यू रख सकते हैं, और आपको अच्छा ना लग रहा हो तो आप स्मॉल क्यू भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एरिया कौन सा होता है ई इंटू ए में? ये गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। ठीक है ना, ये जो भी आपने सरफेस लिया हो, अभी हमारे पास सरफेस कौन सा है? गॉसियन सरफेस है, हमें उसका एरिया रखना पड़ेगा इसमें। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कैसे निकालें? ये तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, एक स्फीयर है, और स्फीयर का रेडियस कितना है बताइए? कौन से स्फीयर का? गॉसियन सरफेस। यहां होता है कंफ्यूजन, देखो दो सरफेस है स्फीयर वाली, एक तो ये वाला स्फीयर जो आपको दिया था, दूसरा जो गॉसियन सरफेस है वो। लेकिन मुझे गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है, तो मैं गॉसियन सरफेस की रेडियस लूंगा। तो गॉसियन सरफेस वाला स्फीयर का रेडियस क्या माना था? स्मॉल आर। ठीक है, ये स्मॉल आर हमने माना था। तो यहां पे आप रखेंगे एरिया ऑफ स्फीयर। अब बताइए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की जगह पे लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और ये चल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। चलो कहां लिखें बताओ? ऊपर लिखेंगे ना, यहां लिखते हैं। इसको अपन इस तरीके से बंद कर देते हैं, तो यहां से मैं स्टार्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा क्यू अपॉन, ये 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ चला गया, तो 4 पाई, और इसको साथ में रख लो एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर को अलग कर दिया मैंने। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको के मान लूं क्या मैं? अभी के लिए के मान लेता हूं। तो ये हो जाएगा आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया। और ये तो कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू होता, तो पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पर पॉइंट चार्ज तो नहीं है, यहां पे तो पूरा चार्ज एक स्फीयर के ऊपर है, हॉलो स्फीयर के ऊपर, सेल के ऊपर चार्ज है। तो यहां से एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आप प्रूफ करें
कि कोई भी अगर हॉलो स्फीयर है उस पर आपने चार्ज दिया है तो बाहर जाने पर चार्ज ऐसे बिहेव करता है कि चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है और लग भी रहा है। देखो बाहर जाने पे कैसा लग रहा है, ये पूरा चार्ज सरफेस पे ना होके ये क्यू चार्ज कहां रखा है, सेंटर पे रखा है। क्योंकि क्यू चार्ज अगर यहाँ सेंटर पे होता तब भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता, के क्यू बाई आर स्क्वायर आता। तो हॉलो स्फीयर से बाहर जाने के बाद ऐसा लगने लगता है ये पूरा चार्ज कहां रखा हुआ है, इट बिहेव लाइक दिस होल चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ऐसा लगता है बाहर जाने पे उसकी तरह बिहेव करता है, जो कि इस फॉर्मूले से दिख भी रहा है आपको कि क्यू बाई आर स्क्वायर क्यों आया, तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा चार्ज कहां रखा है, सेंटर पे रखा है। चलिए ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू की टर्म में। बट कई बार एग्जाम में आपको जो फॉर्मूला पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आपसे बोलेंगे सिग्मा की फॉर्म में बताइए। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सुनो ध्यान से, जब सरफेस की बात होगी तो आपका चार्ज कौन सी सरफेस पर है, अंदर वाले स्फीयर की सरफेस पे चार्ज है। तो आपको पता है कि सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है, सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए, लेकिन एरिया कौन सा, वो एरिया जिस पे चार्ज है। चार्ज तो इस पर है, इस स्फीयर पे, और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। अगर कैपिटल आर इसका रेडियस है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। और यहां से अगर मुझे क्यू फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये कहानी समझ में आई। मतलब क्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो लिख दो, मना किसने किया है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, यहाँ पे के की जगह रख रहा हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह बताओ कितना रखेंगे, तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और अपॉन में देखो क्या चल रहा था, स्मॉल आर का स्क्वायर चल रहा है। मैंने इसी फॉर्मूले में के की जगह रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह पे रख दिया मैंने सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को ये बताइए 4 पाई से 4 पाई को हम कैंसिल कर पाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो सिग्मा की टर्म में आप इसमें बता सकते हैं। चलो यहां तक समझ में आ गया, बस थोड़ा सा और बचा है, लगभग एंड हो गया है। अब देखिए एक थर्ड पार्ट और दिया है, ये तो मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया, आउटसाइड यानी सेकंड केस। थर्ड केस बोल रहे हैं कि ऑन सरफेस, केस 3। तो केस 3 छोटा सा यहीं कर दूं, बताओ कोई दिक्कत। केस 3 में देखो क्या होगा कि अगर आप सरफेस पे निकालना चाहोगे तो सरफेस मतलब यहां पर, तो सरफेस के ऊपर आ जाएंगे तो डिस्टेंस जो है सेंटर से कितना होगा, सरफेस का आर डिस्टेंस होगा। यानी कि जो हम आर मान रहे थे स्मॉल आर, उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, सरफेस पर अंदर रहोगे तो आर से कम होगी, बाहर जाओगे तो कैपिटल आर से ज्यादा होगी, और सरफेस पे आ जाएंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। नहीं समझे, अरे ये लिखा है ना मैंने कि स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है कैपिटल आर से अगर आप बाहर हो। अंदर वाले केस में क्या हुआ था, आर लेस था कैपिटल आर से, लेकिन जब सरफेस पर खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, इस आर की वैल्यू इस आर के इक्वल हो जाएगी। तो केस 3 में क्या हो रहा है, सरफेस पर आर इक्वल टू आर हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्मॉल आर की जगह रख दो कैपिटल आर, रखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ये हो जाएगा के क्यू बाई, और स्मॉल आर की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। और इस वाले फॉर्मूले में रखें, सिग्मा वाला अगर आपको फाइंड करने को बोले कभी तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ के नहीं आएंगे अपन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आप यहां पे रखोगे कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा आपका देखो, तो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे भी रखना है आर स्क्वायर, तो आर से आर कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने सरफेस वाला केस भी आपको समझा दिया।
इसको एक बार देख लें। केस 1 यानी कि हॉलो स्फीयर यानी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और सरफेस पर आपको मिलता है कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या के क्यू बाई आर स्क्वायर के इक्वल मिलता है। और सरफेस के बाहर जाओगे तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहां से देखिए कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होने लगेगी। इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है, लास्ट टॉपिक, ठीक है, ये वाला लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। तो इसको रफ कर दें, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। मैं यहीं पे एक ग्राफ बना के दिखा देता हूं। देखो ग्राफ कुछ ऐसा है कि आपने स्फीयर का जो सेंटर लिया था, यहीं पे मैं ले रहा हूं एक वाई एक्सिस। बताओ ले लें क्या वाई एक्सिस को? यहां पे आप मना करोगे तो नहीं लेंगे फिर। अच्छा नहीं बन रहा है, चलो ट्राई करते हैं, बन जाएगा अच्छा भी, नहीं बनेगा तो आप बना लेना। ये जो सरफेस है, एक लाइन से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं ले रहा हूं, बताइए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर मैं ले रहा हूं आर। तो आर की वैल्यू ये किसके इक्वल है? ये आपका कैपिटल आर के इक्वल है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये है आपका कैपिटल आर, ठीक है। जब इस आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम होगी, आर इज लेस देन कैपिटल आर, फर्स्ट केस, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि हम कहां पे रहेंगे, हम स्फीयर के अंदर होंगे। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। 0 का मतलब यहां पर, 0 का मतलब ये यहां पे 0 होता है। सरफेस पर 0 नहीं होता। ओपन कर लो, यहां पे आने का मतलब कहां पे आ गए अपन, सरफेस पर आ गए। और हॉलो स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा? सरफेस पर मिलेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये मैक्सिमम है। ये क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लो कि मैक्सिमम यहां मिल रही है, सरफेस पर 0 नहीं मिलेगी, 0 के सामने ओपन कर लिया और ये कोई वैल्यू मैंने मान ली, ये होगी मैक्सिमम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बाद आगे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये बनेगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या लिखूं बताओ मैं, के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, यहां पे होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आप देख लें, इस तरीके से ये वाला डायग्राम बनाने को भी आता है। तो ये केस हमने समझ लिया कि स्फेरिकल सेल अगर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सरफेस पर मैक्सिमम के क्यू बाई आर स्क्वायर के इक्वल आएगा, और इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखना हो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता है। और इसके आगे जाने पर ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और इस तरीके से आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का ये लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स लेकर आएंगे। थैंक यू।